सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेंट, ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये पूरा भाई अटैक कर दिया सभी ने मिलकर। नीचे देख लो भैया, भैया मैंने इनको कुछ बोला? भाई आंटी जी आप बता दो। इस लड़के की गलती बस इतनी थी कि इसने ओवर चार्जिंग के खिलाफ रेलवे में शिकायत कर दी और उसके बाद पेंट्री वाले आकर इस लड़के को जमकर लात घूंसे मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। खुद सोचो पैसेंजर सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड हैं जब कंप्लेन करना ही एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क बन जाए। तुम आज गलत आदमी से पंगा ले लिए। और खाने में ये लोग क्या सर्व कर रहे हैं ये देख के आपकी रूह कांप जाएगी। हाइजीन का ऐसा भद्दा मजाक बना रखा है कि खाने में कीड़े मकोड़े फंगस कॉकरोच मिलना कोई नई बात नहीं है। जनरल कोचेस तो दूर की बात है, एसी कोचेस तक ओवरक्राउडेड हैं। एसी का डब्बा जनरल बन चुका है, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। लोकल ट्रेन में लोग ऐसे लटक के सफर करते हैं और जब स्पेशल ट्रेन चलाने की बात आती है तो बीएसएफ वालों को ऐसी ट्रेन भेज दी जाती है। स्टैम्पीड्स, ओवरक्राउडिंग, ब्लैक टिकटिंग, हर हफ्ते एक नई ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन बदलाव के नाम पर आपको क्या मिलता है? ट्रेन के अंदर एटीएम लगाने का मास्टर स्ट्रोक। कुछ साल पहले जब अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बनाया गया था तो सबको लग रहा था कि फाइनली बीजेपी में एक पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट को मिनिस्ट्री मिली है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आईआईटीएन है और इवन आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अब तो सिस्टम जरूर बदलेगा। लेकिन सिस्टम ऐसा बदला कि लोग उन्हें अब रेल मंत्री नहीं रील मंत्री बोलने लगे हैं। ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज दिखाई नहीं देता है, दिखाई देती है तो बस सोशल मीडिया पर मंत्री जी की वंदे भारत वाली रीलें। अश्विनी वैष्णव जी का पूरा टेन्योर एक डिजास्टर जैसा साबित हो रहा है और मुझे पर्सनली मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड काफी लाल नजर आता है। और इस पर जब हमने थोड़ी और रिसर्च करी तो ऐसे कई सारे इश्यूज मिले जो वाकई में बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इसीलिए आज की वीडियो में जरा इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के थाने में कुछ दिन पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही इस लोकल ट्रेन में लोग भीड़ के मारे दरवाजे से लटकते हुए जा रहे थे। मुंब्रा स्टेशन के करीब जब सामने से पुष्पक एक्सप्रेस आई तो दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस इतना कम होने की वजह से लटके हुए लोग टकरा के नीचे गिर गए। 13 passengers fell onto the tracks from an overcrowded train, of which 4 lost their lives. अब मुंबई लोकल ट्रेन में भीड़ की हालत क्या होती है ये हम सब जानते हैं। पिछले 20 सालों में मुंबई लोकल्स में 51,000 लोगों की जान जा चुकी है। इन लोकल्स में ट्रैवल करने वाले लोगों को ये नहीं पता होता कि वो आज सही सलामत घर पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन लोग इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के बोलते रहते हैं। और बात सिर्फ एक्सीडेंट की नहीं है। कुछ दिन पहले ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। पेंट्री वाले 20 रुपए में लोकल पानी बेच रहे थे, लेकिन जब पैसेंजर ने कंप्लेंट करके कहा कि ये तो 15 रुपए का मिलना चाहिए तो उसी पेंट्री के लोग ऐसे गुंडागर्दी करने पहुंच गए थे। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये जो लोकल पानी बेचा जा रहा है उसमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। मोस्टली ना तो ये पानी साफ होता है ना ही बोतल सील होती है और इस तरह का पानी बेचना अप्रूव्ड भी नहीं होता है क्योंकि कहां से लाके पानी बेचा जा रहा है किसी को नहीं पता होता। और दूसरी बात यह है कि जब किसी पैसेंजर ने कंप्लेंट की है तो उसकी आइडेंटिटी पेंट्री वालों को कैसे पता चल गई? ये हालत है पैसेंजर सेफ्टी की। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो केटरर पर 5 लाख का फाइन लग गया और केटरिंग कंट्रोल कैंसिल कर दिया गया। बस बात वहीं पे खत्म हो गई। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं था। ये वाली क्लिप देखो। है ना, बिल दे देना ठीक है, इसका चीज का बिल ले आओ कॉफी का, ठीक है, जो आप 20 की दे रहे हो ना। तो भाई ये बनता है मैनेजर पुलिस वालों के सामने पूरे स्टेशन के सामने इसमें बदतमीजी की। 10 रुपए की कॉफी 20 में बेची जा रही थी। पैसेंजर ने जैसे ही बिल मांगा तो मैनेजर आके लड़ने लगा और ये सब हर रोज खुलेआम चलता है। जो इंसिडेंट वायरल हो जाता है उस बंदे को हटा दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी दादागिरी उसी तरह से चलाते रहते हैं। देखो 10-20 रुपए के ऊपर यूजुअली कोई मगजमारी नहीं करता है, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ये ट्वीट देखो, भोपाल वंदे भारत में ये सर्व किया जा रहा है। कभी खाने में कॉकरोच मिल जाता है, कभी योगर्ट में फंगस लगा होता है या फिर ऐसे ब्लैक मोल्ड मिल जाएगा। और अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन में ये हालत है तो एक बार सोच के देखो नॉर्मल ट्रेन में क्या सर्व किया जा रहा होगा। हाइजीन का कोई अता पता नहीं है। खाना चाहे बासी हो या उसमें कीड़े रेंगते हुए दिख जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने यहाँ तो ये सब चलता रहता है, नॉर्मलाइज हो चुका है ये सब। अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना कोई आके लेगा। अब ये बेसिक इश्यूज को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मूव इन्होंने अनाउंस कर दिया था, ट्रेन के अंदर एटीएम लगा के। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। स्टेशन पर मोस्टली एटीएम होते हैं, ऊपर से ज्यादातर लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन में एटीएम लगाने से टीटी की जेब में कड़क हरी पत्तियां जाने के अलावा इससे क्या रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा ये तो हमारे रेल मंत्री जानते होंगे। वैसे एक चीज तो शायद हमारे रेल मंत्री भी नहीं जानते होंगे कि तत्काल की टिकट आखिर सारी गायब कहां हो जाती है। ऐसा घटिया सिस्टम बना रखा है कि एजेंट और बॉट सारे टिकट ले जाते हैं। 10 बजे सब टिकट अवेलेबल होती है, लेकिन जब तक आप ऐप को लोड करते हो विद इन सेकंड्स सारी टिकट गायब हो जाती है। कई बार तो सर्वर क्रैश कर जाता है, फिर लोगों को एजेंट के पास जाकर इसमें टिकट को डबल प्राइस
प्राइस में खरीदना पड़ता है। हालांकि अभी रिसेंटली ई आधार वेरिफिकेशन वाला सिस्टम अनाउंस हुआ है जिससे तत्काल बुकिंग चालू होने वाली है। इससे प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर तत्काल टिकट को बुक करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा आपने कभी न कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो ओवर क्राउडिंग कितनी होगी ये आपने खुद नोटिस करा होगा। ये क्लिप्स देखो, ये सारे नॉर्मल सीन्स बन चुके हैं। स्लीपर कोचेस भी भर जाते हैं, वो भी बिना टिकट के पैसेंजर से। हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं। इन लोगों का किसी का भी बुकिंग नहीं है। एसी कोचेस तक में बिना टिकट के पैसेंजर चढ़ जाते हैं और जिन बेचारों की कंफर्म टिकट होती है उन्हें तक अपनी सीट में बैठने की जगह नहीं मिलती है। 2-2.5 हजार रुपए घूस देके कोई भी किसी टीटी से सेटिंग कर लेता है और मस्त सेकंड थर्ड एसी में बैठ के जाता है। ये बंदा कोच अटेंडर ये सारे पैसेंजर को इलीगल तरीके से पैसे लेकर के जो 2200 रुपए करके बैठा रहे हैं। और अगर सीजन फेस्टिवल वाला हो तो फिर क्या ही कहने। ऊपर से अगर यूपी बिहार वाले रीजन से आपको गुजरना पड़ जाए तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है ये आप लोग खुद ही नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। अब कुछ लोग नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि भैया 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, ये सब तो होता ही रहता है। अब ये बात कुछ हद तक सही जरूर है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा या बस ऐसे ही लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रेन में सफर करते रह जाएंगे। देखो, इंडियन रेलवे सालों से घाटे में चल रही है और ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लॉस कम करने के लिए रेलवे का फोकस ज्यादा से ज्यादा एसी कंपार्टमेंट और हाई एंड ट्रेन पे जाता जा रहा है। जैसे कि न्यू दिल्ली टू कोलकाता पूर्वा एक्सप्रेस का आप एग्जांपल ले लो। यहाँ पर स्लीपर क्लास का टिकट 635 रुपए का पड़ता है, वहीं एसी 3 टियर में सेम जर्नी का टिकट 1665 रुपए का पड़ता है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि एसी कोचेस से रेलवे का ज्यादा फायदा होता है। और यही रीजन है कि चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला में जो इंडियन रेलवे के 3 कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर 2019-20 में जहां 997 थर्ड एसी और एसी 3 टियर इकोनॉमी वाले कोच बनते थे, 2024-25 में नंबर बढ़ के 2571 होने वाला है। यानी कि सीधे सीधे 150% से इन कोचेस को ज्यादा बनाया जा रहा है। वहीं इसी सेम टाइम पीरियड में स्लीपर कोचेस का प्रोडक्शन 86% से कम किया जा रहा है। और बात सिर्फ नए प्रोडक्शन की नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ये हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोचेस को एसी कंपार्टमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब एक तरफ अश्विनी वैष्णव जी खुद जनरल मैनेजर्स को डायरेक्ट करते हैं कि अनऑथराइज्ड ट्रैवल को रोकना है, लेकिन फिर खुद ही जनरल कोचेस को कम करते जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब भारत जैसे देश में ये मूव बहुत ज्यादा लॉजिकल इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि आज के समय टोटल पैसेंजर्स के सिर्फ 5% लोग हैं जो एसी कोचेस में ट्रैवल करते हैं। एसी कोचेस के टिकट जनरल कोचेस के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना महंगे होते हैं और इसीलिए यहाँ पर जनरल और स्लीपर कोचेस में ट्रैवल करने वाले लोगों का नंबर जो होता है वो एसी में ट्रैवल करने वाले लोगों के नंबर से कई गुना ज्यादा होता है। अश्विनी वैष्णव जी का सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखोगे तो वंदे भारत की रील से पूरा आपको भरा हुआ दिखाई देगा। अभी तक करीब 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेशनल है और 2030 तक ये नंबर 800 तक जाने का प्लान है। अब वंदे भारत बेशक एक शानदार ट्रेन है, लेकिन जो हमारे देश के ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी सरकार का फोकस जनरल कोचेस बढ़ाने की बजाय लग्जरी ट्रेन पे जाता है और इन्हीं सब रीजंस के चलते जनरल और स्लीपर कोचेस में जो ओवर क्राउडिंग का इशू है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है और इसे सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। उल्टे ये लोग इसे और ज्यादा बुरा बनाते जा रहे हैं। इनके एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के रील बड़े वायरल होते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल पूछ लिया जाता है तो मंत्री जी भड़क जाते हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? हाई एंड ट्रेन पे फोकस, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस और हाई एक्सपेंसेस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी पिछले 3-4 सालों में कितने ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं एक बार ये सोच के देखो। ओडिशा के बालाशोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो आप सबको याद होगा, 296 लोगों की जान चली गई थी और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। बाद में ओडिशा हाईकोर्ट ने भी कहा था कि रेलवे अथॉरिटीज की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। महानगा स्टेशन में जो सिग्नल सिस्टम था उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती थी। फिर वेस्ट बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो डिरेल हुई थी उसमें 9 लोगों की डेथ हो गई थी। सिमिलर डिरेलमेंट बिहार में भी हुआ था, दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस का 4 लोग मारे गए थे, 70 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें घायल हो गए थे और ऐसे कितने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। इनफैक्ट बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब गोंडा, वलसाड और अमरोहा में लगातार 3 दिन में 3 अलग अलग ट्रेन डिरेल हुई थी। ट्रेन एक्सीडेंट का हैट्रिक इसे कहा जा रहा था। मीम्स पे मीम बन रहे थे कि इंडियन ट्रेन में सफर करने का मतलब है सुसाइड करना। 2023-24 में एक साल में कुल 40 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। ट्रेन कोलिजन रोकने का जो कवच सिस्टम है उसकी बहुत ज्यादा बात होती है, आपको भी इसके बारे में याद होगा। This is a test in which I personally sat in one train. Other train there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically.
अश्विनी वैष्णव जी के ट्विटर पे जाके आप कवच सर्च करके देखोगे तो दर्जनों ट्वीट मिल जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम की हकीकत यह है कि इसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ही स्लो स्पीड में किया जा रहा है। ना जाने कितनी जानें बचाई जा सकती थी, कितने सारे ट्रेन कोलिजन को हम रोक सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि भारत के टोटल रेलवे नेटवर्क का सिर्फ 2% अभी तक कवच सिस्टम के अंडर कवर कर पाए हम लोग। कवच सिस्टम का फर्स्ट फील्ड ट्रायल आज से करीबन 10 साल पहले किया गया था, लेकिन अभी तक यही हालत है। इतना शानदार एक प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होने के बावजूद सिर्फ अर्जेंसी ना होने की वजह से काम अटका पड़ा है। और सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट की बात ही क्यों करें, इसी साल फरवरी में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के टाइम पे स्टैम्पीड का एक्सीडेंट आप सबको याद होगा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन पे क्राउड ऑलरेडी अनमैनेजेबल हो चुका था, फिर भी रेलवेज ने टिकट इश्यूज करने बंद नहीं करे। हर घंटे प्रयागराज जाने के करीबन 1500 अनरिजर्व टिकट बेचे जा रहे थे। स्टेशन के सारे एंट्री पॉइंट से पैसेंजर्स को एंट्री दी जा रही थी। फिर रेलवे अनाउंसमेंट में प्लेटफॉर्म को लेकर जैसे ही कुछ कंफ्यूजन हुआ, तुरंत स्टैम्पीड शुरू हो गई। 18 लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग इंजर्ड हुए। इसमें सबसे सैड बात यह है कि यह सब कुछ मैनेज किया जा सकता था और इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर अथॉरिटीज थोड़ी सी अलर्ट होती। इतना सब होने के बाद भी किसने अकाउंटेबिलिटी ली? 3 साल पहले ये विजुअल आप सबको याद होंगे। यूपी बिहार में रेलवे जॉब्स की वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। इंडियन रेलवेज में स्टाफ शॉर्टेज सालों से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत में करीबन जोन्स की बात करें तो आज के टाइम पर 3,11,000 ग्रुप सी पोस्ट और 3,000 से भी ज्यादा गेजेटेड कैडर पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट उस हिसाब से नहीं किया जा रहा है और एग्जाम्स होते भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। और इस वजह से रेलवे में पुअर मैनेजमेंट और स्टाफ शॉर्टेज जैसे इश्यूज हमेशा से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर रेलवे से हटके भी बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी के पोर्टफोलियो में 2 और मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मतलब रेडियो टीवी से लेकर सिनेमा, प्रेस, डिजिटल मीडिया, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डिजिटल पेमेंट सब इन्हीं के अंडर आता है। इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो सिर्फ एक मिनिस्टर के पास होना कहां तक लॉजिकल है, ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि इन फील्ड्स में भी समय समय पर अश्विनी वैष्णव जी के कई सारे डिसीजन बड़े प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पर काफी डिस्कशन हुआ था। इस ड्राफ्ट बिल में तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जो लोग कंटेंट बनाते हैं, इन सब पर गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की बात की गई थी। हालांकि बाद में ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन किसी भी देश में किसी भी सरकार के पास इस तरह का डायरेक्ट पावर होना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और इससे ऑनलाइन फ्री कंटेंट और प्रोपेगेंडा के बीच की जो लाइन है वो काफी ब्लरी हो जाती है। हमारे देश में आज के टाइम आप देखोगे गिनी चुनी ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं और उसमें से एक है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, ये सारे जो मेजर स्कैम है वो इसी के थ्रू पकड़े गए थे। लेकिन 2023 में अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे हुआ यह कि पहले आरटीआई के थ्रू जिस तरह का इंफॉर्मेशन मिल सकता था, लेकिन अब कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी ने आरटीआई फाइल करके डेटा मांगा तो जो पब्लिक बॉडी के पास वो डेटा है वो डायरेक्टली मना कर सकती है बिना पब्लिक इंटरेस्ट की परवाह किए हुए। इससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अकाउंटेबिलिटी और भी कम होती है और करप्शन जैसे सीरियस इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हाइड की जा सकती है। इसको लेकर एक्स जज मदन लोकुर ने यह तक कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आरटीआई एक्ट 5-6 सालों में पूरी तरह से मर जाएगा। अगर आप प्रेस और प्रिंट मीडिया से रिलेटेड रेगुलेशन की बात करो तो वो भी इन्हीं की मिनिस्ट्री से लिंक होते हैं और हमारी टीवी मीडिया कैसे एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुकी है, इस पे मुझे रोशनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे मीडिया हाउसेस ने कराची पोर्ट को उड़ा दिया था। कोई पाकिस्तान में आर्मी घुसा रहा था, कोई आसिम मुनीर को अरेस्ट करवा रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन की ऐसी लहर दौड़ा दी कि आम आदमी शर्मा जाए। पूरे देश को इन लोगों ने मिसगाइड करके टीआरपी बटोर ली, लेकिन आखिर इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर मेघालय हनीमून केस में जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई, 2 विक्टिम्स को आमने सामने लाके डिबेट तक करवाया जा रहा था। फिर एयर इंडिया प्लेन क्रैश के इमीडिएट बाद जैसे गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी जी का एआई इमेज जनरेट कर करके टीवी पे दिखा रहे थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सब देख के लगता है कि आईएनबी मिनिस्ट्री को टीवी मीडिया के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। अब माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों के पक्ष में ही बातें करता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो लिमिट होनी चाहिए इस पे। अब देखो अश्विनी वैष्णव जी के टेन्योर पे बात हो रही है तो ये मेंशन करना भी जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में कई अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे कोच मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आप देखो, भारत आज जेन्युइनली सेल्फ रिलायंट बन रहा है। एलएचबी कोचेस में सिर्फ 1.5% और वंदे भारत में करीबन 15% कंपोनेंट्स ही ऐसे हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं, बाकी सब कुछ भारत में ही बन रहा है। एक पीएलआई स्कीम भी लॉन्च हुई है जिससे आगे चल के और भी कंपोनेंट भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। 98% ब्रॉड गेज नेटवर्क में आज इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, ये सब चीजों पर भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए तारीफ भी बनती है, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम गिनाई उस पर क्रिटिसाइज करना भी उतना ही जरूरी है। और दूसरी बात है, जो वंदे भारत में
में पत्थरबाजी का इशू आप सबको पता होगा। पिछले 2.5 साल में करीबन 8000 स्टोन पेल्टिंग के केसेस रिपोर्ट हुए। फिर कहीं पे कोई ट्रेन की पटरी खोद देता है, कोई ट्रेन की पटरी चुरा के ले जाता है। एमपी में रेलवे ट्रैक पे डेटोनेटर तक मिले थे। कानपुर में कोई रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर फेंक के चला गया था। गुजरात में रेलवे के अपने ही कर्मचारियों ने प्रमोशन और एक्स्ट्रा छुट्टी के चक्कर में ट्रैक से लॉक्स, फिश प्लेट को हटा दिया था। बार बार जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। वैसे केसेस में सरकार आखिर कितना ही काम कर सकती है। ऐसे केसेस देखकर कई बार जेन्युइनली लगता है कि सही में हम लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है कि कई सारे सिस्टमैटिक चेंजेस की जरूरत है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बेटरमेंट की जरूरत है। जिस एजेंसी से काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो नहीं ली जा रही है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आम लोगों की भी बनती है। मंत्री जी आके तो ट्रेन नहीं गंदी करते हैं, ये हम ही लोग करते हैं। डस्टबिन नहीं भी दिख रहा है तो बैग में डाल दो, रैपर जेब में रख लो, लेकिन नहीं, वहीं सीट पे छोड़ के चले आते हैं हम लोग, या खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। अब सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन खुद में बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल काम है, और ये भी हमें उतनी ही अर्जेंसी के साथ करना चाहिए। मंत्री जी तो पत्थरबाजी नहीं करते हैं, आके ट्रेन पलटने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी एक बार सोच के देखो जो इस तरह के काम करते हैं। कैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे ये लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अपने लेवल पर कम से कम इतना कर सकते हो कि आप सफाई पे ध्यान रख सकते हो। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।